नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए देश भर में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। कृषि मंत्री बोले बातचीत के लिए तैयार। उमर अब्दुल्ला ने कहा मोदी सरकार से धारा 370 वापस लेने की उम्मीद मूर्खता। मायावती की राह पर योगी सरकार 45 करोड़ खर्च करके बनाएगी अंबेडकर स्मारक। कांग्रेस बिना नहीं बन सकता बीजेपी विरोधी मोर्चा, पवार और सिन्हा दोनों ने कबूला। टीकाकरण के मामले में योगी का प्रचार झूठा, आंकड़ों में यूपी बिहार फिसड्डी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को देश भर में राज्यपालों के आवासों के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। चंडीगढ़ में किसानों पर पानी की बौछार फेंकी गई तो कर्नाटक में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर हरियाणा और पंजाब में कई शहरों में किसानों के प्रदर्शन हुए हैं। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में पहुंचे हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के संघर्ष के 7 महीने पूरे होने और आपातकाल के 86 वर्ष पूरे होने पर 26 जून को देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। मोर्चा ने कहा है कि पिछले 7 महीने में हमने जो कुछ देखा है वो हमें आपातकाल की याद दिलाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और सिसौली से किसान ट्रैक्टरों के साथ गाजीपुर पहुंचे। पंजाब और हरियाणा से भी किसानों और जनवादी संगठनों से जुड़े लोगों का सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और साथ ही बात करने को कहा है। तोमर ने ट्वीट करके कहा है कि मैं सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है। तो आज का प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था, बड़ा प्रदर्शन था। पूरे देश भर के सभी राज्यों में जो राज्यपाल निवास हैं उसके सामने प्रदर्शन किया गया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। तो ये अपनी जो आंदोलन है उसको विस्तार देने, उसकी जड़ें मजबूत करने की दिशा में एक और कदम था। और किसान आंदोलन ये भी जताना चाह रहा था केंद्र सरकार को कि हम रुके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं और हमारा कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। बल्कि उन्होंने अपने इस आंदोलन को और थोड़ा विस्तृत किया है, व्यापक किया है। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने आज केवल कृषि आंदोलन को की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है कि कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है लेकिन सरकार जिस ढंग से व्यवहार कर रही है वो किसी आपातकाल की ही याद दिलाता है। और देश भर में जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, बेकसूरों को यूएपीए और सेडिशन के चार्जेस में जेल में ठूसा जा रहा है। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कि किसानों के दिमाग में हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये जल्दी इसका फैसला नहीं होगा क्योंकि सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और प्रावधानों पर चर्चा कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा भाषा भर का अंतर है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपने इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए विचार कर सकती है, तैयारी उसकी इस तरह की है। वो केवल इन कानूनों में प्रावधानों पर बात करना चाहती है। किसानों की मांग है कि ये कानून वापस लिए जाएं और साथ ही एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बल्कि तो ये उनकी मांगें हैं और उससे बहुत दूर खड़ी है केंद्र सरकार। केवल दिखाने के लिए वो कह रही है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन असल में बातचीत करने की मानसिकता उसकी है नहीं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर
उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकता है और इन राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर सरकार जाती है तो 2024 के लिहाज से भी बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, उसकी संभावनाओं को बहुत आघात लगेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये भी चल रहा है कि कैसे किसानों को मनाया जाए, कैसे किसानों का ये आंदोलन रोका जाए ताकि उसका असर चुनाव पर न पड़े। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग नहीं छोड़ी है, पर वे ये भी मानते हैं कि इस सरकार से इसकी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई बैठक में उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, बीजेपी को अनुच्छेद 370 खत्म करने के राजनीतिक एजेंडे को हासिल करने में 70 साल लगे हैं। हमारा संघर्ष तो अभी शुरू ही हुआ है। हम लोगों को ये कह के मूर्ख नहीं बनाना चाहते कि हम इसी बातचीत में इसे बहाल करवा लेंगे। उन्होंने इसके आगे जोड़ा, ये उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी कि अनुच्छेद अभी बहाल कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका कोई भी संकेत नहीं दिया है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग छोड़ दी है? इस सवाल के जवाब में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम इसे हासिल करने का काम संवैधानिक, कानूनी और शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। हम इसके लिए एक रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहां हमारी जीत की संभावना सबसे अधिक है। दूसरी ओर राज्य की राजनीति में इसकी विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख अभी भी आक्रामक है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद बाहर निकलकर पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा था कि अनुच्छेद 370 पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है और इसे पार्टी हर हाल में हासिल करते रहेगी। अब महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ चैनलों से बातचीत में ये भी कह दिया है कि वो तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगी जब तक 370 धारा हटती नहीं है, बहाल नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार थाली में रखकर तो नहीं देगी धारा 370, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। तो इस बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री से हुई बातचीत के बाद, दो प्रमुख पार्टी जो कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि धारा 370 का मामला कहीं से भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना यह है कि इस सरकार से उम्मीद करना ही बेकार है कि उसको बहाल करेगी, क्योंकि इसने 70 साल से यही रट लगा रखी थी। और महबूबा मुफ्ती ने तो साफ कह दिया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी जब तक कि धारा 370 बहाल नहीं होती है। तो धारा 370 अभी भी एक राजनीतिक गुत्थी है, पेचीदगी है, जिसको खोलना बाकी है। इसका अंत कहाँ जाकर होगा पता नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान इसके बारे में कोई स्पष्ट राय दे और फिर वहाँ से रास्ता निकले, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने जो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की इच्छा जताई है और जिसके तहत बातचीत हुई है, उसके बाद वो क्या कदम उठाने जा रही है और ये तमाम राजनीतिक दल उसको किस तरह से दिखते हैं। क्योंकि इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने परिसीमन की रट लगा रखी थी। इसके आगे उन्होंने केवल वादे किए हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय पर दिया जाएगा और इससे कोई भी राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं है। इसलिए ये मान के चले कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखा जाएगा कि केंद्र सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है और उसी के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल भी अपनी जो राजनीति है उसकी दिशा निश्चित करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। मायावती को स्मारकों और मूर्तियों के लिए घेरने वाली बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में दलितों को साधने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस स्मारक के लिए जमीन को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 29 जून को लोक भवन सभागार में इसका शिलान्यास करवाया जाएगा। सरकार के इस बड़े फैसले के तहत 45 करोड़ की लागत वाले अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर में बाबा साहब की 25 फुट की मूर्ति प्रतिमा भी लगाई जाएगी। सेंटर में लगभग 750 व्यक्तियों की क्षमता वाला प्रेक्षागृह, पुस्तकालय, संग्रहालय और सभागार तैयार करवाया जाएगा। लखनऊ के ऐशबाग में इस केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राहें मुश्किल हो रही हैं। किसानों की नाराजगी और कोरोना महामारी में कुप्रबंधन से लोगों में बहुत गुस्सा है। तो
अलोकप्रिय हो चुकी है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव उतना नहीं दिख रहा है। हिंदुत्व का एजेंडा कितना चलेगा अभी ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कि राज्य सरकार और बीजेपी हाईकमान थोड़ा सा चिंता में है, हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है और वो अब तमाम उपाय कर रहे हैं। और अगले 6-8 महीने आपको ऐसे तमाम उपाय और भी सुनने को मिलेंगे जिसमें रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी, तमाम तरह की घोषणाएँ की जाएंगी, विभिन्न सामाजिक वर्गों को खुश करने की कोशिश की जाएगी। कहीं ब्राह्मणों को खुश किया जाएगा, कहीं पिछड़ों को, कहीं दलितों को। तो ये जो अंबेडकर स्मारक बनाने की योजना है, दरअसल दलितों को खुश करने की योजना है। बीजेपी को लग रहा है कि मायावती का प्रभाव घटा है और जो गैर जाटो वोट हैं उनको वो लुभा सकती है इस तरह की चीज़ों से। अब देखिए कि यही बीजेपी है, जब मायावती इस तरह के काम कर रही थी तो उनके ऊपर टूट पड़ी थी, उन्हें पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया गया था उन पर। अब जबकि राज्य सरकार के खजाने में बहुत पैसा नहीं है और कोरोना की वजह से और हालत पस्त हो चुकी है, तब ये सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह की योजना लेकर आई है और चाहती है कि इससे दलितों के वोट बैंक को लुभाया जा सके। तो आने वाले दिनों में और इस तरह की आप घोषणाओं का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले अचानक सरकारें बहुत उदार हो जाती हैं, अचानक सरकारें खजाना लुटाने की मूड में आ जाती हैं और ये उसी तरह की हरकत है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव का जो दबाव प्रभाव है वो बीजेपी पर किस तरह से हावी हो चुका है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ पहली बार केशव मौर्य के घर पहुंच गए थे। आप जानते हैं 4.5 साल में कभी नहीं गए, लेकिन चूंकि केशव मौर्य के तेवर बदले हुए थे तो उनके घर पहुंच गए थे। तो हर तरह से हर जोड़ तोड़ लगाकर साम दाम दंड भेद से कोशिश की जा रही कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की बिगड़ी हालत है उसको कैसे संवारा जाए, कैसे सुधारा जाए। अगली खबर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने सत्य हिंदी को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि वर्तमान में एंटी बीजेपी मोर्चे की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा है कि ये मोर्चा बिना कांग्रेस के नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे से कांग्रेस को माइनस करना विपक्षी एकता के लिए घातक होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कबूला कि विपक्ष आज कमज़ोर हो गया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए किसी वैकल्पिक मोर्चे के लिए कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मोर्चे के लिए कांग्रेस को नहीं छोड़ा जा सकता है। उनका ये बयान दिल्ली में उनके घर पर एक बैठक के कुछ दिनों बाद ही आया है। इस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे थे कि यह तीसरा मोर्चे के गठन के लिए विरोधी दलों को एकजुट करने का प्रयास है, जिसे बाद में ये कहकर खारिज किया गया था कि ये सिर्फ मौजूदा राजनीतिक हालत पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। तो दो बड़े नेता, एक एनसीपी के शरद पवार और दूसरी टीएमसी के यशवंत सिन्हा, ये दो दल प्रमुख रूप से विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी की नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को लगा रखा है शरद पवार के साथ। यशवंत सिन्हा ने पिछले दिनों राष्ट्रमंच की बैठक के नाम पर शरद पवार के घर पर एक बड़ी बैठक की थी जिसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के लोग शामिल नहीं हुए थे। और यहीं से ये बात उठी थी कि क्या बिना कांग्रेस के इस तरह का कोई फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है, और क्या अगर ऐसी कोशिश होती है तो उससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना कांग्रेस के अब इस तरह का बीजेपी विरोधी फ्रंट नहीं बन सकता है, संभव नहीं होगा, वो प्रभावशाली नहीं होगा। और प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि अब तीसरे चौथे फ्रंट से बात नहीं बनेगी, ये आइडिया पुराना हो गया है और एक फ्रंट होगा, बीजेपी विरोधी फ्रंट होगा और उसमें कांग्रेस भी होनी ही चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा जो मामला है वो ये इस तरफ होते जाते दिख रहा है कि कांग्रेस को भी इस प्रयास में शामिल किया जाए, इस अभियान में शामिल किया जाए। और जाहिर है कि कांग्रेस इस अभियान के केंद्र में होगी, सबसे बड़ी पार्टी है देश भर में, बल्कि कहना चाहिए बीजेपी से भी उस लिहाज से बड़ी पार्टी है क्योंकि पूरे देश भर में फैलाव है उसका। हर इस जगह पर भले ही सीटों की संख्या कम हो गई हो, वोट परसेंटेज कुछ घट गया हो, लेकिन उपस्थिति पूरे देश भर में कांग्रेस की है। तो ये बात गौर करने की है और ये रियलाइजेशन अगर इन नेताओं में हो रहा है और तमाम विपक्षी दलों में हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष तभी बनेगा जब उसमें सबसे बड़ी पार्टी एक धुरी के रूप में काम करे, उससे जुड़े। आज की अंतिम खबर लेते हैं।
कोरोना के टीकाकरण को लेकर अगर बीजेपी शासित सरकारों के भारी भरकम प्रचार के बीच यूपी और बिहार की हकीकत सामने आ गई है। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि टीकाकरण के मामले में इन दोनों ही राज्यों का प्रदर्शन बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ही घटिया है। द प्रिंट के मुताबिक बिहार में गुरुवार तक 1,31,27,210 लोगों को ही कोरोना की पहली डोज लगी थी, जो कि राज्य की आबादी का केवल 10.7% है, जबकि दोनों डोज लगाने वाले लोगों की संख्या 21,37,362 है, जो कि कुल आबादी का 1.74% है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 2,27,82,239 लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है और ये राज्य की आबादी का 10.7% ही है, जबकि 41,94,231 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं और ये आंकड़ा 1.82% बैठता है, 2% से भी कम है, जो बताता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हालात टीकाकरण के मामले में कितने खराब हैं। मजाक ये है कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात का धुआंधार प्रचार किया गया था, योगी सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी, कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर टीकाकरण हो रहा है, राज्य देश भर में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो ये फर्जीवाड़ा जो राज्य सरकारें कर रही हैं, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, उस सब की पोल खोलते हैं। ये आंकड़े जो सरकार की तरफ से ही आए हैं, ये आंकड़े कोई गढ़े नहीं गए हैं, सरकारी आंकड़े हैं और इन पर आप काफ़ी हद तक विश्वास कर सकते हैं। हालांकि इसमें खेल होता है वो राज्य सरकारों के स्तर पर होता है, तो ये और भी बुरी स्थिति हो सकती है, बल्कि कहना ये चाहिए कि इन आंकड़ों के में जो दिख रही है उससे भी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो ये बड़ी चिंता की विषय की बात है, क्योंकि अगर इन राज्यों में टीकाकरण समय पर नहीं होता है तो पूरे देश में होने वाले टीकाकरण पर असर पड़ेगा, क्योंकि इन दो राज्यों के लोग पूरे देश भर में काम करने के लिए आते जाते हैं और अगर यहाँ से आना जाना होता है बिना टीका के तो आप समझ सकते हैं कि संक्रमण को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा और इन राज्यों में भी अगली लहर में मौतों को रोकना असंभव हो जाएगा। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि लाशें गंगा में प्रवाहित हो रही हैं, गंगा के तट रेत में गाड़ दिए गए हैं, दफना दिए गए हैं, तो इस तरह की स्थितियां दोबारा निर्मित हो सकती हैं। ये जो अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की जो प्रवृत्ति है इन सरकारों में, वो इनके खोखलेपन को और उजागर कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।